मित्रों, पुनः नमस्कार आप सभी को। जोश नीट जेआरएफ चैनल पे आप सभी का पुनः 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 स्वागत है। आज के इस अगली कक्षा में जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को लेकर के है, दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही आगामी होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को यूजीसी एनटीए के द्वारा जो आयोजित की जाएगी उसके लिए हिंदी साहित्य विषय पेपर 2 के लिए सबसे उपयुक्त किताब होने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक में 4 कक्षाएं देख लिया है, जिसमें खास तौर पे अपभ्रंश काव्य का कक्षाएं हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के अपभ्रंश काव्य का सबसे पहले देख लीजिए, जिसमें आदिकाल वीर गाथा काल संवत 1050 से लेकर 1375 के बीच में जो क्रमवार घटनाएं हुई थी उसको लेकर के हम लोगों ने देखने की कोशिश किया, प्रयास किया बहुत अच्छे ढंग से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट देश भाषा काव्य। क्या नाम है? देश भाषा काव्य। ये देश भाषा काव्य हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अपभ्रंश काव्य। आज पढ़ रहे हैं देश भाषा काव्य। ठीक है, इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमारा जोश नीट जेआरएफ पे आपको संपूर्ण पेपर 1 और पेपर 2 की आपको जो है लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ प्लेलिस्ट के साथ। आप सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको जोश नीट जेआरएफ चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे जोश नीट जेआरएफ हिंदी साहित्य तो आपको मिल जाएगा, या जोश नीट जेआरएफ यूजीसी नेट एग्जाम्स तो भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज हिंदी साहित्य यूनिट 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगी। साथ में पेपर 2 की भी संपूर्ण तैयारी, यहाँ तक कि रिवीजन बैच भी की चल रहा है। दिसंबर 2025 मिशन जेआरएफ के लिए भी डेडिकेटेड है। अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं पेपर 1 की भी जो है यूजीसी नेट ऑल यूनिट्स सारे क्लासेज जो है आपको एक ही व्यवस्थित तरीके से एक ही जगह मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। काल विभाग में आपको पता ही होगा कि आदिकाल जिसको भक्ति काल बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल बोलते हैं। ठीक है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल बोलते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल बोलते हैं। ये इस तरह से है काल विभाजन का। इसी काल विभाजन के अगली कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं वीर गाथा काल संवत 1050 से लेकर 1375। वीर गाथा काल प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका था कि प्रकृति की रूढ़ियों में से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विसल देवरासु, क्या नाम है, विसल देवरासु, पृथ्वीराज रासु आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इस संदिग्ध सामग्री को लेकर के थोड़ा बहुत विचार हो सकता है। क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत विचार हो सकता है। ये विसल देवरासु और पृथ्वीराज रासु दोनों महत्वपूर्ण याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। क्या है? जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे, यानी मूर्ख कह सकते हैं कुल मिलाकर के। ऐसी कविताएं राजभाषाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज जस मूसरचंद, क्या है? राजा भोज जस मूसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा के सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजभाषाओं में सुनाई जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे, और वीर रस के पद्य छैयप में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जानकारी मिल गई। राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले जो नीति श्रृंगार आदि विषय कहाँ कहे जाते थे? कैसे? दोहे में। देखिए, ऐसे ही रोमांच के साथ पढ़ते पढ़ते ना अपना एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा। दूसरी बात, जो वीर रस के जो पद्य होते थे वो किस में कहे जाते थे? छैयप में। ये एग्जाम के लिए भी हो गया, पॉइंट बना लेना है आपको। फिर कहता है राजाश्रित कवि अपने राजाओं के सौर्य, किसका? राजाश्रित जो कवि होते थे, यानी राजा के जो राजसभा में रहने वाले होते थे, उनके भोजन पानी पर पल जो रहते थे, उनको शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी विल्लारोस भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजसित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिकार अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी। भट्ट हो गया, भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं कि आगे हो गया कि उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल क्या कहलाया? वीर गाथा काल कहलाया। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों वीर गाथा काल इसको कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। उत्तर पश्चिम का मतलब समझ ही गए होंगे कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उधर की बात हो रही है। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जो छठी सातवीं शताब्दी की बात हो रही है, हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग की ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो गया रहा था। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कन्नौज हो गया, अजमेर, अनहलवारा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित है। उधर की भाषा ही श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी, कहा कि पश्चिमी भारत की, और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। ठीक है, प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर। निश्चित तौर पे आप सोच के देखिए ना कि अगर मान लिया जाए राजकाज का साम्राज्य चल रहा हो जिस क्षेत्र में, कभी भी वहीं के रहने वाला हो, राजा भी वहीं के रहने वाले, तो निश्चित तौर पे वहाँ के ही चित्तवृत्ति को लेकर के बात करेगा। कभी कहाँ के बारे में बात करेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम खाते पीते यहाँ हैं और बात करेंगे श्रीलंका का, पाकिस्तान का। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे उसी भाग चित्तवृत्ति हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार ये सब राजा हैं, जो खासकर राजपूत राजवंश था। ये राजपूत राजवंश का गहरवाल वंश है, चौहान वंश है, चंदेल वंश है, परिहार है। अपने पाल प्रतिहार का भी नाम सुना होगा। ठीक है, आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर क्या हो गए? प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता बस नहीं होती थी। फिर समझिए, लड़ाई किसी आवश्यकता बस नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मूल्य ली जाती थी कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे रह गई थी। अब बात आता है महमूद गजनबी के समय का, टाइम पीरियड का। महमूद गजनबी जो 1087 के मृत्यु होता है उस समय के लौटने के पीछे गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। ठीक है, इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। ठीक है, जो सांभर है, जिसको क्या सांभर लेक बोलिए या उसको अजमेर बोलते हैं। अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राय द्वितीय, क्या नाम है? दुर्लभ राय द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव, अब देखिए नई बात जानकारी आपको मिली ना कि अजमेर को बसाने वाले कौन थे? अजमेर को बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज, क्या नाम है? अजय देव के पुत्र अर्णोराज, आना जिसको बोलते हैं, के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर, जो राजस्थान में ही पड़ती है, पुष्कर अजमेर के आसपास है, पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब क्या है? अन्ना सागर है। क्या है? अन्ना सागर, जो किनका बेटा था? अन्ना था, अर्णोराज के नाम से है, जो अजय देव के पुत्र थे। अर्णोराज उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। ठीक है, वहां मलिच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अन्ना सागर कहलाया। क्या कहलाया? अन्ना सागर कहलाया। ठीक है, अब समझिए कि किस तरीके से मतलब उसके मृत्यु में जो मुसलमानों की खून बही, उस खून को क्या माना गया? अपवित्र मान लिया गया और मानने के बाद उसको अन्ना सागर बना दिया गया। वहां अन्ना के पुत्र जो विसल देव है, क्या नाम है? अन्ना के पुत्र का नाम क्या है? विसल देव, जिसको कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर विसल देव आर्यव्रत
से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यव्रत के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। क्या किया? आर्यव्रत से बड़े भूभाग से क्या किया? मुसलमानों को खदेड़ दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विसल देव की विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया गया है। ठीक है, क्योंकि अक्सर उस समय की वार्तालाप कहाँ मिलेगी? तो जो असंभव होता था लिखा जाता था, जो अशोक के कुछ बात है तो वो सब तो आपको पता है शिलालेख में ही बातें चित्रित होती थी। फिर कहता है कि साहबुद्दीन गौड़ी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई। गौड़ी और पृथ्वीराज की लड़ाई तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण तेव पर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो ये बातें तो अभी भी आप जाएंगे तो आपको वहां पर कई सारी चीजें देखने को मिलेगा। साहबुद्दीन गौड़ी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई जो संवत 1247 के पहले भी गौड़ियों की सेना ने नारोल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्बीरदेव हुए थे। क्या नाम है? रणथंभौर के ना महाराज हम्बीरदेव। देखिए, एक्चुअली मैं जब पढ़ता हूँ तो सच बात यह है कि ऊर्जा एक ऑलरेडी आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो आप जोश के चैनल पे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल में अगर आपके अंदर जोश नहीं आया तो फिर मज़ा नहीं है। ठीक है, हर काम को एक ऊर्जा और जोश के साथ करने की जरूरत होती है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की परंपरा में थे वो हम्बीरदेव। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे थे। ठीक है, राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। जो कवि चारण होते थे वो अपने राजा के लिए वीरता की काव्य पाठ किया करते थे। इससे राजा खुश होकर के क्या देते थे? दान देते थे। राज दरबार में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य की चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण आदि का अयुक्तिपूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। क्या करता था? वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। क्या थी? वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। क्या है? मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहां वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का भी उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा। जो यूरोप में क्या है? वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा। वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप में संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। ठीक है, क्या माना जाता? काम माना जाता था। ठीक है, अब इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण होता था। अब कहता है क्या? प्रधान रस वीर ही रहता था। क्या रहता था? प्रधान रस वीर रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, स्वाभाविक बात है, सिर्फ और सिर्फ कन्या हरण के लिए ही युद्ध नहीं होता था। राजनीतिक कारण भी थे, जैसे किसी का छत्र लूट लेना, उसके कारण भी तो अभी भी तो इसका वर्तमान प्रासंगिकता तो देख ही सकते हैं। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में ही रहता था वह राजनीति। अब कहता है क्या? कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ
शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई थी। क्या रखी गई थी? जड़ लिखी गई थी। हम्बीर पर शहाबुद्दीन मतलब गोड़ी, शहाबुद्दीन मतलब गोड़ी। हम्बीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार इन काव्यों में जो प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। कहता कि ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। क्या मिलती है? दो रूप में मिलती है। एक तो मिलती है प्रबंध काव्य के जो साहित्यिक रूप में, और वीर गीतों का वेल्डस के रूप में। ठीक है, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसको रखिए भीविया के रूप में। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, जो खासकर वीर गीतों के रूप में पृथ्वीराज रासो है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक है विसल देवरासो मिलती है। क्या मिलती है? विसल देवरासो। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती है रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है। क्या है? उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते? उत्तरी भारत में। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ तब बचपन की एक घटना है, मेरे साथ हुई है कि मैं अपने गांव में ये जो है ना आल्हा और रुदल की जो बात होती है, उदल की बात होती है, उसमें जो है सो हमारे यहाँ गांव में भी देखा करता था कि आते थे, मतलब इस तरह की वीर गाथा काव्य पढ़ने वाले करने वाले, जो मतलब एकदम से ढोल मृदंग के साथ रहते थे। उसमें वो चीज़ें रहता था, मतलब राजा के बारे में जो एक होता था, एक अलग तरह की ऊर्जा रहती थी। बचपन में हम लोगों ने भी इस तरह की चीज़ें देखा हुआ है, सुना हुआ है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती है या कई उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं। क्या बताते हैं? रहस्य से बतलाते हैं। पर विसल देवरासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। विसल देवरासो में एक रसायन शब्द बार बार आया था, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। क्या हो गया? रसायन शब्द से ही रासो हो गया है। ठीक है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब बात आता है कि एक टॉपिक आपके सामने आया। क्या नाम आया? खुम्मन रासो। क्या नाम है? खुम्मन रासो। यहां से क्वेश्चन बनते हैं साथी, फिर ध्यान देना इस बात को। खुम्मन रासो संवत 810 से लेकर 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुम्मन, चित्तौड़ के रावल क्या है? चित्तौड़ के रावल खुम्मन नाम के 3 राजा हुए। कहाँ के? चित्तौड़ के हैं। ठीक है, 3 राजा हुए। ठीक है, 3 राजा हुए। कर्नल टार्ड ने इनको एक मान करके इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज, जिसको बप्पा के पीछे खुम्मन गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। खुम्मन की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा की हो गई। खुम्मन ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय, कहाँ है? दलपत विजय सब पुस्तक है। दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुम्मन रासो के आधार पर लिखा जान पड़ता है। इस पर समय खुम्मन रासो की जो प्रति प्राप्त है वो अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह का भी क्या है? वर्णन है। महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन है। कालभोज, जिसको बप्पा कहते हैं, से लेकर तीसरे खुम्मन तक की वंश परंपरा इस प्रकार है कि कालभोज, बप्पा, खुम्मन, मताड, भर्तृपट, सिंह, खुम्मन दूसरा, महायक, खुम्मन तीसरा। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से लेकर 810 तक है। तीसरे खुम्मन का उत्तराधिकारी जो भर्तृपट दूसरे के समय के जो 2 शिलालेख कि विक्रम संवत 999 से लेकर 1000 के मिले हैं, अतएव 190 वर्षों की का औसत लगाने पर तीनों खुम्मनों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। ठीक है, खुम्मन पहला, खुम्मन दूसरा, खुम्मन तीसरा, इस तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको रख लीजिए। अब बात समझ में आ गई। अब आता है नेक्स्ट कि अब्बासिया वंश का जो अलमामू थे, अब्बासिया वंश का अलमामू कहाँ का है? बगदाद का है। कहाँ का है? बगदाद का है। जो इसका संबंध दिया हुआ है 870 से लेकर 890 तक खलीफा रहा।
इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुम्मन के ने से अलमाउन की सेना से चढ़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्मन रहा होगा। उसी के नाम पर खुम्मन रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा सकता कि इस समय जो खुम्मन रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज क्या है? शिव सिंह सरोज, इसको ध्यान रखिए। शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुम्मन रासो नामक जो है ना क्या किया, काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुम्मन तक के युद्धों का वर्णन मिलता है। यह नहीं कहा सकता कि दलपत विजय असली खुम्मन रासो का रचयिता था। क्या है? दलपत विजय असली खुम्मन रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट था। अब आता है, हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा? हम लोगों ने इसे अभी देखा है खुम्मन रासो। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे विसल देव रासो। खुम्मन रासो, अब देखेंगे विसल देव रासो। ठीक है, चलते हैं आगे। विसल देव रासो अब कहता है क्या विसल देव रासो में कि नरपति नाल, जो नरपति नाल कवि विग्रहराज थे, नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विसल देव का समकालीन था। क्या था? विसल देव का समकालीन था। जो नरपति नाल थे वो क्या थे? विसल देव का समकालीन था, कदाचित वह राजकवि था। इसने विसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठ का जो है ग्रंथ लिखा था जो वीरगति के रूप में है। ग्रंथ का निर्माण काल यो दिया हुआ है। अब कहता है यहां पर देखिए क्या है, 12 से बहुतारा माझाड़ी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा थुटी ब्रह्म कुमारी। यानी कि 12 से बहुतारा का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द 72 द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर की 1200 है, यानी 1212 होगा, गणना करने के लिए था। ठीक है, विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ वदी नवमी का बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह विसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव का समय था 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 से प्राप्त है। विसल देव रासों में 4 खंड है। क्या है? 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है, अब यहां देख लीजिए। खंड एक कथा कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विसल देव का विवाह होना। दूसरा खंड कथा कि विसल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहां 1 वर्ष रहना। तीसरा कथा राजमती का विरह वर्णन और विसल देव का उड़ीसा से लौटना। यानी राजमती, ठीक है, राजमती और विसल देव के बीच का जो है ना प्रेम प्रसंग या विवाह उपरांत की जो कुछ बातें हैं वो खंडों में बटा हुआ है। फिर कहता है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और विसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। ये चीजें चलता रहा। अब कहता है दिए हुए संबंध के विचार से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश नहीं होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, यह वर्णनात्मक है। क्या है? वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, विसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। विसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना, इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रस्तुत प्रतीत होती है। विसल देव की 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। क्या होती है? कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा के भोज नाम का कोई राजा नहीं था। मैं फिर कहता हूं कि आप जब तक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का, तब तक कोई चारा नहीं है। इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। मैं भी चाहूंगा तो इसका नोट्स बनाकर आपको दे सकता हूं कि जैसे मैं पेपर 1 का दे रहा हूं। आप पेपर 1 नहीं देखे तो जाकर पेपर 1 देखिए आप, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, आपका परिपक्वता बढ़े, आपके ज्ञान बढ़े, आपके अंदर डेप्थनेस आए। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से क्या कर सके, आंसर टिक आउट कर सके। ठीक है। अब विसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा जान पड़ता है।
अथवा यह हो सकता है कि धार के परमाणु की उपाधि ही भोज रही हो। उस आधार पर कभी ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का क्या है, छः एरिया वाइज बात कही गई है। वहाँ के राजाओं के बारे में, राजपूत वंश के राजा जो थे वहाँ के बारे में बात की जाती है। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बिसल देव का विवाह हुआ था। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जननी मोड़ी तू जैसलमेर, जन्मी गोड़ी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की, आबू के परमार, माउंट आबू जो है ना, ये आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे। अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी असंभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े हुए हैं मिलते हैं। माघ अचरज, कवि कालिदास, क्या है, कवि कालिदास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि जैसा पहले कहा है, क्या है, जैसा पहले कहा है, अजमेर के चौहान राजा बिसल देव जिसको कहते हैं, जिसको विग्रह राज चतुर्थ बोलते हैं, क्या बिसल देव को विग्रह राज चतुर्थ बोलते हैं, बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी, कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। ठीक है, दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित का वर्णन, बहुत कुछ वर्णन का अपने राजकवि सोमदेव चरित, ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में, क्या है, संस्कृत में है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अब यूजीसी नेट का पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह पुस्तक पर खरीदने की जरूरत नहीं है खास, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तब वो खरीदने की आवश्यकता है नहीं। जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है, राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस विसल देव में जैसा ही होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने का जो मनमाना वर्णन है इसमें खास करके। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, भाषा की अगर बात करेंगे, तो भाषा की बात करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भाषा की परीक्षा करते देखते हैं तो बस साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। क्या है, राजस्थान। मैंने आपको अभी बताया ना कि मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ राजवंशों का जो है ना यहाँ पर बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है। जैसे सुकई छे मतलब क्या, सुखता है। पाटन थी, पाटन से। भोज तना, भोज का। खंडरा, खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि यह एक श्रेष्ठ काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप में ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, जो हिंदी है साहित्य की भाषा, वो पिंगल कहलाती थी। बिसल देव रासो में भी पिंगल और डिंगल के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए रखिए ध्यान में कि साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। ठीक है, बिसल देव रासो में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने वाले प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता का विचार करने के पहले या बाद ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा के समय अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेल भी मिलाकर जोड़ कर चिता में, रण में प्रापिजयी प्राप्त हो या किया जाए। इन्हीं विधि, इस विधि से इसु ऐसा, बाल हो बाला। इस प्रकार नैयर, नगर, पसाऊ, प्रसाद, पयोहर, प्योधार आदि प्राकृत शब्द भी है, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर के पीछे तक होता रहा। अब कहता है कि इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो, जिसको तजियाना बोलते हैं। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः यह शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यावृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब के मुसलमानों का प्रवेश हो गया था। वे इधर उधर जीविका के लिए, क्या करने के लिए, जीविका के लिए समय लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार ऐसे आश्चर्य की बात नहीं। बिसल देव के सरदारों में तजाउद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। ठीक है, तजाउद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। अब यहां देखिए, उपयुक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से है, न भाषा के विचार से। अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है कि राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्बीर के समय की रचना कहा है।
राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ संख्या 19 में दिया हुआ है। ये पुस्तक है उनकी। ये नरपति नाल है। ये नरपति नाल की पोथी जो है का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों तक पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को मारबो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। चारणों में पिंगल भाषा के नाम से, जो पिंगल को हम लोग क्या बोलते थे, हिंदी। अब भ्रंश के योग के से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो क्या था, डिंगल था। क्या था, डिंगल था। ये याद रखना कि बहुत जरूरी है। क्या कहता है, फिर से पढ़िए इसको, कि अपभ्रंश के योग से, क्या मैंने बोला, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल था, और हिंदी क्या था, पिंगल था। हिंदी पिंगल था, लेकिन अपभ्रंश के योग से जो शुद्ध राजस्थानी भाषा बना वो डिंगल कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए कुछ ग्रंथों पर विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य के संबंध में रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संजोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बिसल देवरासो की कुछ पद्य देखिए यहाँ पर। अगर बिसल देवरासो का कुछ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ क्या कि अब जो आपने क्या क्या अभी देख लिया है, आपने हमीरासो देख लिया है। ठीक है, क्या क्या देखा आपने, हमीरासो देखा है। यहाँ पर तीसरा क्या है, चंद्रवर्दी। इससे पहले आपने क्या क्या देखा बताओ। एक तो आपने क्या देखा है, दूसरे विसल देवरासो देखा है। ठीक है, विसल देवरासो आपने देख लिया है कुल मिलाकर के। विसल देवरासो से पहले क्या देखा आपने, खुम्मन रासो देखा। दो चीजें, विसल देवरासो, खुम्मन रासो देख लिया है आपने। ठीक है, अब जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब चंद्रवर्दी पढ़ने वाले हैं। अब चंद्रवर्दी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चंद्रवर्दी पढ़ेंगे अगले कक्षा में। अब हम लोग चंद्रवर्दी क्या करेंगे, अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ जोश से बना के लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा और आपको बनाना जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए जोश नेट जेआरएफ के साथ। ठीक है, यहाँ पर और भी क्लासेज अपलोडेड है ऑलरेडी। PYQ भी अपलोडेड है, पेपर 1 पेपर 2 का, हिंदी साहित्य का। कॉन्सेप्चुअल टॉक भी है, यूनिट वाइज भी है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, सारा चीज़ जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।